हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, और इसके भी टाइप्स है। कोडिंग डिकोडिंग में आप अल्फ़ाबेटिकल, सब्स्टिट्यूशनल, कंडीशनल, 3 टाइप्स की कोडिंग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, देन ब्लड रिलेशन, फिर फिफ्थ वन इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। देन डेटा सफिशिएंसी एंड पज़ल। पज़ल 2 आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग, सेकंड टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग है, जिसमें पहला सिलोजिज्म है, 5 मार्क्स का आता है। देन इनक्वालिटी सेकंड, 5 मार्क्स का वो भी आता है। मशीन इनपुट 5 मार्क्स का आता है, और डिसीजन मेकिंग भी 5 मार्क्स का आता है। फिर थर्ड वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम कुछ 5 टॉपिक्स रहते हैं। पहला स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, सेकंड वन इज़ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, थर्ड वन इज़ स्टेटमेंट एंड असम्पशन, फोर्थ वन इज़ कॉज एंड इफेक्ट, फिफ्थ वन इज़ ड्राइंग इन्फरेंस। तो रीजनिंग में इतना ही सिलेबस है, काफ़ी छोटा है, पर अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। पज़ल और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट और सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अच्छे से किया जाए तो बहुत इजी है। अब जैसे सिलेबस हमें पता चल गया, तो अब इसके बाद हम क्या है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स, स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स अच्छे से करेंगे, और बेसिक लेवल से करेंगे। अच्छे से उसको समझाऊंगी, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि अब हमें सिलेबस पता चल गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और आज ही मैं अपना पहला टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आज ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट ही करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एंड मिसलेनियस सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़ और मिसलेनियस सीरीज़। ये मैंने आधा ही लिख के रखा है यार। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमारे पास कुछ, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जैसे आपको पता है, A to Z सारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ताकि हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो होती है, या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z, उनकी प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू या फिर पोजीशन ऑफ लेटर क्या है वो पता होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, पर मैं भी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, ये बहुत इजी है। तो हमको सबसे पहले पोजीशन ऑफ लेटर्स पता होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता ही होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि ABCD हमारे पास दिया हुआ है, सब EFGH सबकी पोजीशंस एक एक पोजीशंस है, हमें सब याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि A है, हमें ABCD 4 लेटर्स हैं, पहले 4 लेटर्स उनके तो याद ही रहेंगे, बहुत ईजी है, पर उसके आगे के थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, याद नहीं रहते, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जैसे E का 5 है, F का हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हम F लेते हैं, F को लिखा हमने, ऊपर हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये कुछ 6 की तरह दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि F का जो है प्लेस वैल्यू 6 है। ठीक है, इसी तरह जी हमने लिखा, अगर हमने जी के नीचे जो ये छोटा सा पार्ट है, इस पर हमने इसको क्रॉस कर दिया, ये कुछ 7 की तरह दिख रहा है, तो G7, जी की वैल्यू है 7। ठीक है, और H की वैल्यू देखेंगे तो H को अगर हम ऊपर से और नीचे से अगर ज्वाइन कर दे, कुछ 8 की तरह नज़र आता है। ठीक है, तो 8 इसकी प्लेस वैल्यू है 8। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेटर। और आई की वैल्यू अगर हम देखें, आई को हम इस तरह से बनाते हैं, ऊपर एक छोटा सा डॉट बनाते हैं, फिर नीचे आई, कुछ 9 की तरह नज़र आ रहा है, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 है। ओके, और देन जे की प्लेस वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 10। ठीक है, जे की 10 होती है। फिर के की
के इस तरह से लिखते हैं हम, के एक लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद के को इस तरह से लिखते हैं कि ये कुछ 11 की तरह नज़र आता है, तो ये थोड़ा 11 की तरह दिख रहा है, इसलिए के की पोजीशन ऑफ लेटर है 11, ठीक है। फिर एल, एल को हम इस तरह से थोड़ा साउंड्स लाइक 12, 12, 12 और एल का थोड़ा सेम साउंड हो रहा है, ठीक है, एल एंड 12, तो एल का ये हो गया। फिर एम, एम को अगर हम देखें तो ये थोड़ा 3 की तरह स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, तो इस तरह से एम का जो है 13 हो जाएगा। देन एन का, एन से हम याद रखेंगे 14th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर इस तरह से याद करेंगे, तो एन की 14 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है। ओ का हमें याद रखना पड़ेगा 15, ठीक है, ओ का हमें याद ही करना पड़ेगा 15। पी को देखें हम उल्टा करके अगर देखें थोड़ा, जैसे जे ओ ई, ये कुछ प्लेस वैल्यू इनकी जो है कुछ ट्रिक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले जो बचे हैं उनको बता देती हूँ। पी का जैसे पी थोड़ा स्ट्रक्चर 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब पी का 16 है, ठीक है, पी का 16 है। क्यू को अगर हम बनाते हैं, क्यू के नीचे जो छोटा सा एक पार्ट हैंगिंग कर रहा है, उसमें अगर हम इस तरह से बनाते हैं, वो 7 की तरह दिख रहा है, इसका मतलब वो 17 है इसकी प्लेस वैल्यू। आर का जैसे देखेंगे, आर को अगर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कुछ 8 की तरह दिख रहा है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, आर। देन एस को अगर हम यहाँ ऊपर से थोड़ा ज्वाइन कर देंगे, कुछ 9 की तरह इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये 19 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। फिर टी को हम देखते हैं, T20 से याद रखते हैं, T20 गेम होता है, उसको उस तरह से याद रख सकते हैं, T20। देन यू हमारे पास है, यू को हम 21, यू का जो होता है 21 होता है प्लेस वैल्यू। वी हम कुछ विक्ट्री साइंस के हिसाब से, जैसे विक्ट्री साइन 2 फिंगर से दिखाते हैं हम, तो 2 फिंगर मतलब 2 2 22। डब्ल्यू, डब्ल्यू को देखिए तो इसका 3 दिख रहा है, कुछ 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसका 23 हो गया। फिर एक्स का हम देखेंगे, एक्स में यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, क्रॉस करने पे 4 आ रहे हैं, तो 4 और एक्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स है, इसलिए 4, और फिर इसका हम 24 लेंगे, एक्स का हमेशा याद रखेंगे। फिर वाई का तो सबको याद रहेगा 25 और जेड का 26, तो ये हो गया हमारे पास पूरे लेटर्स की प्लेस वैल्यू या फिर पोजीशन ऑफ लेटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है, हम कुछ और दूसरे ट्रिक्स भी पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा इजी हो जाएगा आगे, और भी आसानी से हम और पोजीशन लेटर्स की याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक ट्रिक है ई जो टी, ठीक है, ई जो टी एक नाम की तरह थोड़ा सुनाई दे रहा है, ज्योति नाम की तरह, इस तरह आपसे याद कर सकते हैं इजोटी, और ये 5 का मल्टीपल्स है, 5 10 15 20 25। एक इजोटी है और एक है CFI लॉरक्स, ये कुछ मेडिसिन की तरह दिख रहा है, मेडिसिन की तरह साउंड कर रहा है, CFI लॉरक्स, ठीक है, ये है 3 का मल्टीपल, 15 18 21 24। अगर आप ये दोनों अच्छे से याद कर लेते हैं इन दोनों को, तो बाकी लेटर्स की पोजीशन इसी पे बेस्ड याद हो जाएंगी। जैसे कि आपको पूछ लिया एस का कितना होता है, आर का तो हमें याद है 18, तो एस का हो जाएगा 19। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है इस वाले ट्रिक से, तो आप ये दोनों ट्रिक याद करके अच्छे से समझ सकते हैं, और अच्छे से याद भी कर रहेगा ये ट्रिक आपको, ठीक है। ये तो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई पोजीशन ऑफ लेटर, और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पोजीशन ऑफ लेटर याद रखें, क्योंकि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का भी एक ट्रिक है, जैसे हमें एक्चुअल पोजीशन, अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ लेटर याद है अच्छे से, अगर हमने इसको याद कर लिया, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आसानी से कर सकते हैं। बस इसका ट्रिक ये है कि बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ अ लेटर क्या होता है, 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ अ लेटर हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे कि हम देख लें, अगर हमको एस की बैकवर्ड डायरेक्शन में निकालनी है पोजीशन ऑफ लेटर, तो एस का हमारे पास हमको क्या पता है, एस हम जानते हैं कि एस को हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ ऊपर कर देते हैं, इसमें 19 है, तो 27 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 27 माइनस 19
8, मतलब हमारे एस की जो पोजीशन ऑफ लेटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन है वो 8 है। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमें ओ का निकालना है, तो ओ का बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 27 माइनस, एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या है 15 फॉरवर्ड में, तो 27 माइनस 15 मीन्स 12। तो ओ की जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ लेटर हमारे पास है 12। तो इस तरह से आसानी से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन हम याद कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, अगर हमको ये हमने पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं करने में। अब दो चीज़ तो हमने पढ़ ली, अब थर्ड वन इज पोजीशन ऑफ द अपोजिट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो पढ़ा, अब उसके अपोजिट कौन सा लेटर आता है उसको याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें नहीं समझ में आता कैसे पढ़ें। तो जैसे कि ए बी, यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, फिर एम के बाद यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सब है लेटर अपोजिट कौन से आते हैं, अल्फ़ाबेट के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, जैसे इस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, तो ऐसे होता है। पर ये डिफ़िकल्ट है, उसको याद करना मुश्किल है, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, उसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ए जेड है, ठीक है, ए जेड को हम कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से याद कर ले, जैसे मुझे याद है अमिताभ जया, तो अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी उनकी वाइफ है, तो इस तरह से इसको हम इजीली याद कर सकते हैं अमिताभ जया, या फिर आप उसको कह सकते हैं अजीज़। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बी वाई है, बी वाई को आप या तो बॉय पढ़ सकते हैं, बॉय से याद कर सकते हैं, या फिर बाय बाय, बाय में भी वाई आ रहा है तो हमारे पास बाय भी हो सकता है, बॉय हो गया। फिर सी एक्स के लिए हम क्रैक्स याद कर सकते हैं, क्रैक्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं अजीज़ नाम का कोई बॉय है जिसको क्रैक्स बहुत पसंद है। ठीक है, फिर डी डब्ल्यू को हम देख सकते हैं ड्यू, तो अजीज़ नाम का बॉय है जिसको क्रैक्स पसंद है, वो पार्टी में गया ड्यू पी रहा है। ठीक है, ड्यू से हम याद कर सकते हैं। फिर ई वी का हम कर सकते हैं इवनिंग। ठीक है, वो इवनिंग में घर वापस आया। या फिर इसकी एक और ट्रिक है, ई वी एस भी बोल सकते हैं हमको, ई वी एस से हम याद कर सकते हैं ई वी, ई का अपोजिट लेटर है वी। फिर एफ का और यू का, हम जानते हैं एफ और यू को फेयर अनफेयर, फेयर उसका अपोजिट लेटर, अपोजिट वर्ड होता है अनफेयर, तो फेयर अनफेयर से याद कर सकते हैं। जी टी, जी टी का मतलब हम, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जी टी फॉर ग्रैंड ट्रंक एक ट्रेन का नाम है जिसको हम याद कर सकते हैं ग्रैंड ट्रंक, या फिर जी टी रोड भी कह सकते हैं, जी टी रोड होती है कई जगह, तो इस तरह से जी टी का भी याद कर सकते हैं। एच एस के लिए हम याद कर सकते हैं हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है, हायर सेकेंडरी। आई आर के लिए हम, आई आर हमारे पास आई का अपोजिट आर लेटर होता है, तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे। तो इस तरह से बहुत इजी है, हम हर लेटर के अपोजिट लेटर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट वन इज जे क्यू, इसको हम कह सकते हैं जैक एंड क्वीन, जो हमारे कार्ड्स में होते हैं खेलने के लिए, जैक एंड क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज के का अपोजिट पी होता है, तो हम पी के की मूवी से याद कर सकते हैं, पी के एक बहुत फेमस मूवी है, आप जानते होंगे, तो पी के को हम याद कर सकते हैं, पी का अपोजिट लेटर के होता है, तो पी के मूवी से याद कर सकते हैं। ठीक है, एल ओ को, एल ओ को हम याद कर सकते हैं लाइट ऑन, लाइट का, लाइट जब, लाइट को क्या करते हैं हम ज़्यादातर ऑन करते हैं, तो लाइट ऑन से एल ओ, एल का अपोजिट ओ लेटर याद कर सकते हैं। एम, एन से याद कर सकते हैं मैन, मैन, तो एम एन, एन का एम का अपोजिट लेटर एन होता है। तो जितना भी चीज़ें मैं आज आपको 3-4 चीज़ें बताई, अब वो सब चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, फिर आगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, कोई बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं है रीजनिंग। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये सब पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे
उसके लेवल्स के हिसाब से पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे आसानी से हम क्वेश्चंस को समझ पाएँ, उसके बाद फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक और ट्रिक याद आ गई। जैसे कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर अगर आपको पता करना है तो इस ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। जैसे ए की पोजीशन 1 होती है तो जेड की बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की पोजीशन 2 होती है तो वाई की बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ लेटर 2 हो जाएगी। सी की 3 होती है तो एक्स की भी 3 हो जाएगी। डी की 4 होती है तो डब्ल्यू की 4 हो जाएगी। इस तरह से हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं पोजीशन ऑफ लेटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है। अगर आपको ये वाली ट्रिक इजी लगती है तो ये वाला यूज़ करिए, नहीं तो 27 में से एक्चुअल पोजीशन जो होती है लेटर्स की वो याद करके आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे हम आएंगे। जो भी मैंने जैसे पढ़ाते समय इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बनाए, मैंने तो इस तरह से रफली उसको बताया है। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप वीडियो को पॉज करके उसके फॉर्मूले को अच्छे से लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद याद भी रहेगा आपको अच्छे से, आगे क्वेश्चन करने में भी आसानी है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स मैंने आज जो बताया आप उसको अच्छे से याद करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पे बेस क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो बैंक एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि मैंने बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो पहले इजी कराऊंगी, देन इजी टू हार्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया, अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस कराएंगे उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस हो, ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, और सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you friends. Please like and subscribe my channel.